स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर। और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 7 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से दो मुख्य प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? लौह अयस्क तो दो बताने हमें मुख्य हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? तो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्यों में नाम आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक खनिज में अकार्बनिक उत्पत्ति के दो उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज का तात्पर्य बच्चों जिसमें धातु की मात्रा ना पाई जाए, और इसमें भी अकार्बनिक उत्पत्ति के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। भारत में कौन से दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं? तो दो तेल शोधन कारखाने हैं। क्षेत्र आधारित है डिगबोई असम, और बाजार आधारित है बरौनी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म करके नाम है HVJ पाइपलाइन। H से हो गया हजीरा, V से हो गया विजयपुर और J से जगदीशपुर। ये इसका शॉर्ट नेम है HVJ पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये पवन ऊर्जा संयंत्र है गुजरात के कच्छ में, लांबा में। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ये तूतीकोरन में पवन ऊर्जा संयंत्र। कोयला मुख्यतः किन दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है? तो जो कोयला है बच्चों यह दो प्रकार के भूगर्भिक समय की शैलों में पाया जाता है। पहला है ये गोंडवाना और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप। अगला क्वेश्चन, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1956 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तेल शोधन कारखाने किस राज्य में हैं? सबसे अधिक तेल शोधन असम में है। यूरेनियम निक्षेप किस शैल समूह में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम जिसका पाया जाता है वह है धारवाड़ शैल समूह। थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? थोरियम तो ये है राज्य केरल। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र क्या है ये आपको लेसन जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन बताया गया उसमें आपको विस्तृत बताया गया है। तो भूतापीय ऊर्जा यह है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। मुंबई हाई की खोज कब की गई? इसका आंसर 1973 में। खनिज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, इसको आप छोटी कक्षा में पढ़ते आए हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? अधात्विक का तात्पर्य इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। अधात्विक खनिज कार्बन उत्पत्ति के होते हैं जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी व पादप जीवों से प्राप्त होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तांबे के दो लाभ बताइए। भारत के 4 मुख्य तांबा खनन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ये 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। आप सभी क्वेश्चन को वैसे
आपको ध्यान से देखना है, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं आप इनको और भी थोड़ा सा सीरियसली लें। तो तांबे के लाभ इसमें दिए गए हैं। पहला है बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि के बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा अपरिहार्य धातु है, अर्थात इलेक्ट्रिक सामानों में तांबे का उपयोग होता है। नेक्स्ट है लाभ इसका, यह एक मिश्रित योग अधातुवत तथा तन्य धातु है। अगला, आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है। और खनन राज्य इसके कौन कौन से हैं जहाँ पर इसकी प्राप्ति है? तो पहला है झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश के बालाधार, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और राजस्थान के झुंझुनू, अलवर व खेतड़ी जिले। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के 2 लाभ बताओ तथा 4 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। ये देखिए, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है, तो हो सकता है इसके भी रिपीट होने के चांस है। मैग्नीज के लाभ, तो लाभ इसमें कौन से हैं? लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और दूसरा लाभ इसका उपयोग लौह मिश्रित धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है। और खनन क्षेत्र हैं इसके उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत में किन्हीं 2 खनन नगरों के नाम बताइए। 2 खनन नगर हैं रानीगंज, झरिया, डिगबोई, बोकारो, सिंगरौली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लें। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता किन क्षेत्रों में होती है? ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है और इसकी आवश्यकता कृषि उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज ईंधन को तरल सोना कहा जाता है और क्यों? तरल सोना अपनी दुर्लभता तथा विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। तरल सोना क्योंकि हमारे यहाँ इसकी प्राप्ति और ये इसकी उपलब्धता कम है, इसीलिए बहुत ही दुर्लभ है और ये समाप्त भी होने वाले संसाधन है, इसलिए हमको बहुत ही सोच समझ के इसको संरक्षित रखते हुए विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इस संसाधन की पोषणीयता बनी रहे, सतत पोषणीयता आगे के लिए भी उपलब्ध रहे। अगला क्वेश्चन बच्चों, मुंबई हाई और सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं? मुंबई हाई और सागर सम्राट, ध्यान से आपको देखना है इसे। खंबात की खाड़ी के निकट अरब सागर में खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। सागर तट से दूर बॉम्बे हाई नामक तेल क्षेत्र में सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई से 1974 में तेल प्राप्त हुआ। भारत में यह पहला तेल क्षेत्र है जिसका समुद्र में विकास हुआ। यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक तेल उत्पन्न करता है। यह भी बहुत साधारण सा प्रश्न है, आवश्यकता है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ें और याद करें। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? भूतापीय का मतलब है पृथ्वी के अंदर से जो टेम्परेचर निकलता है उससे जो ऊर्जा बनती है वह है, आप इसको समझ सकते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं इसको हम परिभाषित करते हुए देखते हैं कि जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, यानी इंटरनल पार्ट से जब तरल पदार्थ क्या निकलता है, मैग्मा, जो अत्यधिक ऊष्मा निर्युक्त होती है, बहुत गर्म होती है, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गीजर कूपों से निकलने गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जैसे भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अधिकृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है? जैव ऊर्जा क्या है देखते हैं। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिक, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कूड़ा कचरा प्रक्रमित करके ऊर्जा उत्पादन करेगा।
जिससे प्रदूषण भी कम होगा। यह पर्यावरण प्रदूषण को घटाएगा तथा जलाओ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। जैसे नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने की संभावना है। तो आशा है आपने इसको समझ लिया होगा। जैव ऊर्जा क्या है, जिसमें कृषि अवशेष और ये जिसमें और अन्य अपशिष्ट मिले होते हैं और इनके माध्यम से जो ऊर्जा बनाई जाती है, जो हमारे ईंधन के रूप में प्रयोग होती है और लाइट के रूप में बच्चों प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा। इससे प्रदूषण भी कम होता है और अन्य जो ऊर्जा के संसाधन उस पर दबाव भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी दो। पवन हवा यानी वायु को द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। अब इस पर छोटी सी टिप्पणी लिखना है। आइए समझते हैं कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का असमाप्त स्रोत है। असमाप्त का तात्पर्य होता है समाप्त ना होने वाला। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। समभार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसे अस्थायी पवन प्रणालियाँ तथा मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तमिलनाडु के तूतीकोरन में पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र है। तो ये था पवन ऊर्जा संयंत्र। और अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के अन्वेषण में संलग्न 6 अधिकरणों के नाम बताइए। यानी खनिजों की खोज में कौन कौन से 6 अधिकरण हैं जो ये काम करते हैं। तो पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसको हम कहते हैं GSI, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। दूसरा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC। अगला खनिज अन्वेषण निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये थे इतने संस्थान जो कि खनिजों का अन्वेषण में का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारत के खनिज हैं उनके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमें 3 विशेषताएं ही बतानी है तो बहुत सारी। तो पहली विशेषता है खनिज क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। बच्चों, हमारे देश की जो भूगर्भिक संरचना है वह विभिन्न प्रकार की है। तो जो भूगर्भिक संरचना विभिन्न प्रकार की है तो खनिजों में भी विभिन्नता पाई जाएगी और ये इनका वितरण भी असमान होगा। दूसरा है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई खनिज सबसे अधिक कीमती है तो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो पर्याप्तता है देश में वह कम होगी। तीसरी विशेषता है सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है। आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। बच्चों, जो खनिज हैं इनको जो बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है और इसलिए आवश्यकता है कि हम इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि समाप्त हो जाएंगे तो इनका तुरंत पुनर्भरण या तुरंत इसको बनाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उस राज्य की 4 मैग्नीज की खदानों के नाम बताइए। तो मैग्नीज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। और मुख्य खदानें यहाँ पर हैं बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुर, कालाहांडी और बोलनगिर। ये हैं उड़ीसा की खदानें जहाँ से मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, खुदाई होती है। और अगला क्वेश्चन, रासायनिक व पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे 3 संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो 3 संस्थाएं हैं, ये देखिए। भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में है। ये विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर, रेशों और देशों से बने संक्रयण का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह भारत सरकार एवं बुनकरों के सहकारी संस्थाओं का
संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। और तीसरा है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में भूगर्भिक कालों की दृष्टि से कोयले के कौन से 2 निक्षेप हैं? गोंडवाना कोयला क्षेत्र के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो कोयले के जो क्षेत्र हैं इसमें देखिए गोंडवाना समूह, टर्शियरी समूह, इन दोनों को हमें विस्तृत थोड़ा सा देखना है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ये झारखंड पश्चिम बंगाल पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, रानीगंज दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली व छत्तीसगढ़ में कोरबा ये है कोयला क्षेत्र। गोदावरी महानदी तथा सोन नदी क्षेत्र। और चौथा है उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कंपटी और बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी व पांडुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खनिज की 3 विस्तृत पट्टियों का वर्णन कीजिए। 3 विस्तृत जो बेल्ट हैं खनिजों की कौन कौन सी हैं? तो ये आपको लेसन में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं इसे। तो पहली पट्टी है उत्तर पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के मुख्य भाग शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे ये लोहा, लौह, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। दूसरी पट्टी है बच्चों जहाँ पर सर्वाधिक खनिज हैं, दक्षिण पश्चिम पठार। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल में विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है, अर्थात यहाँ पर लौह धातु और बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें उच्च कोटि का लौह, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। नवेली में लिग्नाइट कोयले को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। तीसरी खनिज की जो पेटी है वह है उत्तर पश्चिमी पठार। उत्तर पश्चिमी पठार के अंतर्गत यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ खनिज धारवाड़ क्रम के शैलों में पाए जाते हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं इस पट्टी के। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आदि खनिजों में धनी है। गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप हैं। तो ये थे खनिजों की 3 बेल्ट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत में के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। जो नाभिकीय ऊर्जा है इनको केंद्र भी बताने हैं और इसका रेफरेंस भी देना हमें। तो देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है। परमाणु पदार्थों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम। अर्थात अगर हमें नाभिकीय ऊर्जा को बनाना है तो हमें कौन सा खनिज चाहिए? यूरेनियम और थोरियम। उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा ये है राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटक तथा काकरापाड़ा यह है गुजरात के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। अगला क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा भविष्य उज्जवल है, इसका कारण बताइए। सौर ऊर्जा आप सभी परिचित हैं, सूर्य की रोशनी से बनाई गई जो ऊर्जा है वह क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा ये है गैर परंपरागत स्रोत है। यह ऊर्जा का असामान्य संसाधन है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत का लगभग आधा भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, जहां पर वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होता है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। तो ये था सौर ऊर्जा और उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताइए और प्रत्येक स्रोत का एक संभावित क्षेत्र भी बताइए। अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोत कौन से बच्चों? तो पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, और तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। ये हैं अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और इनका जो संभावित क्षेत्र है वह कहाँ है? जैसे देखिए, सौर ऊर्जा का संभावित क्षेत्र है पश्चिमी भागों जैसे गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा का विकास राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए में अनुकूल परिस्थितियां हैं। ज्वारीय ऊर्जा, भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं हैं। भूतापीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में विकसित होने की व्यापक संभावना है। जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं हैं। ये थे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और उसके बाद भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कार्य बताइए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो 4 कार्य हैं, इसका कार्य, भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन का कार्य करती है। भारत के 4 पाइपलाइनें हैं। पहली, असम के नहर कटिया से बरौनी होती हुई कानपुर तक। दूसरी है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, गुजरात के उत्तर प्रदेश तक। उसके बाद सलाया, गुजरात से मथुरा तक है। और उसके बाद नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक ये हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? खनिजों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारे उद्योगों को विकास मिलता रहे, विकास की गति अच्छी होती रहे और हमारी अर्थव्यवस्था भी अग्रसर होती रहे। और इनका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, हमें दोनों ही बताना है। तो देखिए, खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने के लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका हम पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। इसलिए सतत पोषणीय विकास तथा आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। अब हमें संरक्षण करना है, लेकिन इनकी विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हम इनको बचा सकते हैं? तो इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के असमाप्त स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। धात्विक खनिजों में छाजन धातुओं के उपयोग तथा धातुओं के पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। अत्यल्प खनिजों के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी खनिजों के संरक्षण में सहायक है, अर्थात उनके स्थान पर हम कुछ और विकल्प दे सकते हैं जिससे कि उनकी उपलब्धता बनी रहे। सामरिक व अति अल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए। जो संसाधन, जो खनिज हमारे यहाँ कम है, उनका निर्यात भी हमें कम करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में उपलब्धता बनी रहे उनकी। सबसे उचित तरीका है खनिजों का सूझबूझ से तथा मितव्ययता से प्रयोग करना, ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। और अगला क्वेश्चन है थिंग्स ऑफ रिमेंबर, यानी कुछ राज्य दिए गए हैं, उन राज्यों की परिष्करणशालाएँ दी गई हैं। आपको क्या करना है, राज्यों के नाम और उनके सामने ये परिष्करणशालाएँ हैं, इनको याद रखना है, जिससे कि आपको जो मैप में क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से इनका आंसर लिख सकें। तो देखते हैं, हरियाणा में है पानीपत परिष्करणशाला, पंजाब में बठिंडा, उत्तर प्रदेश मथुरा, मध्य प्रदेश में बीना, बिहार में बरौनी, पश्चिम बंगाल के में हल्दिया, गुजरात जामनगर कोयली, कर्नाटक में है मंगलोर, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तातीपाका, तमिलनाडु में चेन्नई नागापट्टनम और उड़ीसा में है पारादीप। ये थे राज्य और परिष्करणशालाएँ। उसके बाद देखते हैं मानचित्रकार, मानचित्र में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रमुख नाभिकीय परियोजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, नाभिकीय परियोजनाएं ये हैं, यहाँ पर इतनी पूछी गई हैं और भी हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो याद रखना है उनकी लोकेशन को मैप में कहाँ है। जैसे पहला है
तारापुर। तारापुर आपकी कहाँ है परियोजना? ये महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले देखना है आपको मैप में कि महाराष्ट्र कहाँ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य को देख करके आपको उसमें लोकेशन क्या देखना है? तारापुर। इसी प्रकार से राजस्थान और कलपक्कम तमिलनाडु, इन सब की पहचान करके, और ये नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात, और उसके बाद है महत्वपूर्ण तेल परिष्करणशालाएँ, और इनमें कौन कौन सी है? जामनगर, बरौनी, हल्दिया, पानीपत, तातीपाका, बीना और बठिंडा। ये सभी जो है आपको इस मैप में दिखाए गए हैं। आपको क्या करना है? सभी क्वेश्चन को नोट करके मैप के, और उसके बाद एक एक करके ये सारे पॉइंट आपको इसमें भरना है। ये देख लीजिए, बठिंडा और पानीपत, राजस्थान, बरौनी, बीना, और इस तरह से ये सब कुछ, ये तारापुर है, ये कर्नाटक का कैगा है। आपको सब कुछ इसमें भर के दिया गया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये देखिए कलपक्कम है, हल्दिया है, सारा टोटल आपको इस मैप में भर के दिया गया है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, और उसे याद करके बार बार, मैं कह रही हूँ आपको, मैप की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो ये था बच्चों लेसन 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आशा है कि आपने इन सबको बहुत अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, और अब आप इनको अच्छे से नोट्स बना करके और याद करें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी कठिनाई ना हो। वीडियो अगर आपको बच्चों अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अगले लेसन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।